हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग रचना शारीर में त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। जो अध्याय का नाम है रचना शारीर में, जिसमें त्वचा का वर्णन है, वह है त्वक शारीर। तो त्वक शारीर सुश्रुत शारीर स्थान में भी वर्णित है। तो अगर हम त्वक शारीर पढ़ते हैं तो वहाँ के भी कुछ पॉइंट कवर हो जाएंगे। त्वक शारीर मतलब त्वचा स्किन होती है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे वो बता दें। त्वक शारीर में हम लोग त्वचा का परिचय, त्वचा की परिभाषा, त्वचा की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में, त्वचा का स्वरूप कैसा होता है इस बारे में, कितनी संख्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या भेद हैं। त्वचा का पंचभौतिकत्व मतलब त्वचा में जो पंच महाभूत हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। त्वचा की मोटाई के बारे में जानेंगे और जो त्वचा के कार्य हैं के बारे में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और हमने और भी ढेर सारी वीडियोस आयुर्वेद टॉपिक्स पे रिलेटेड डाली हुई हैं, तो आप उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमने पेज बनाए हैं, वहाँ पे भी आयुर्वेद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड होती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्वचा का परिचय, त्वचा का सामान्य परिचय, उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो त्वचा है क्या? तो संपूर्ण शरीर को ढकने वाली एवं स्पर्शन इंद्रिय का अधिष्ठान है। हमारे शरीर में 5 इंद्रिय अधिष्ठित हैं, ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक। और इनके अनुसार 5 इंद्रियां भी हैं। तो जो स्पर्शन इंद्रिय, जो स्पर्श के लिए जो स्पर्श इंद्रिय का जो अधिष्ठान है वह है त्वचा। जब भी किसी भी वस्तु को हम स्पर्श करते हैं या कोई वस्तु हमको स्पर्श करती है तो जो ज्ञान होता है वह त्वचा के द्वारा ही होता है, ठीक है। यही स्वेदवा स्रोतस एवं लोमकूप का आश्रय स्थान, इसी में स्वेदवा स्रोतस मूल कहा गया है, ठीक है। और लोमकूप का मतलब होता है जो शरीर में रोएं होते हैं उनके जो स्रोतस होते हैं, ठीक है, उनका आश्रय स्थान है। त्वचा यह स्पर्श का ज्ञान कराने वाला इंद्रिय है। इसको पंच ज्ञान इंद्रियों में भी वर्णित किया गया है, माना गया है। तो त्वचा जो है एक तरह से ज्ञान इंद्रिय भी है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप अगर एग्ज़ाम में त्वचा के बारे में आता है तो आप परिचय से शुरुआत करके ये 3 बहुत ही सिंपल से पॉइंट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं त्वचा की उत्पत्ति, मतलब त्वचा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है कि तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिकः सप्त त्वचा भवन्ति। ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। क्या कहता है ये श्लोक? देखते हैं कि जैसे उपमा देते हुए यहाँ पे बताया है उन्होंने कि जैसे दूध उबलने से मलाई बनती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र शोणित के अभिपाच्य से त्वचा बनती है। मतलब कि दूध जैसे उबलता है, दूध पकता है तो मलाई बनती है, उसी प्रकार से जब शुक्र शोणित का अभिपाच्य, तो अभिपाच्य से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि जो प्रोसेस आफ्टर कंसेप्शन होते हैं, ठीक है, जो आफ्टर कंसेप्शन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे अभिपाच्य मानना चाहिए। तो उनके जो अभिपाच्य होती है उससे त्वचा बनती है। फिर क्या बताया है कि सप्त त्वचा भवन्ति, मतलब 7 त्वचाएं होती हैं। आचार्य सुश्रुत ने 7 त्वचा के 7 भेदों का वर्णन किया है, ऊपर से नीचे तक किस प्रकार की होती है उन्होंने बताया। तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है कि त्वचा की उत्पत्ति अगर आपको लिखनी है तो आप यह श्लोक नहीं लिख पा रहे हैं तो उपमा देके ये जरूर लिख दीजिए। ये बहुत ही सिंपल है कि जैसे दूध को उबालने वाला उपमा लिखनी है और उसके बाद शुक्र शोणित के अभिपाच्य, ठीक है। ये 2 शब्द जरूर याद रखिएगा। और त्वचाएं 7 होती हैं, ये ऐसा आचार्य सुश्रुत ने माना है। तो इस प्रकार से आपको नंबर जो है वो इजीली मिल जाएंगे। फिर देखते हैं त्वचा के स्वरूप के बारे में। त्वचा का स्वरूप किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यह त्वचा अनेक वर्ण की, कृष्ण, श्याम, श्वेत, रक्तपीत ऐसे विभिन्न वर्णों की होती है। तो त्वचा के स्वरूप के देखने में कैसे लगती है? वो कृष्ण
वर्ण की होती है, श्याम वर्ण की होती है, श्वेत भी होती है, कभी कभी रक्त वर्ण की होती है और कभी कभी पीत वर्ण की भी होती है। तो पीत वर्ण से क्या तात्पर्य लिए गए? पीत वर्ण से जैसे कामला, ठीक है, जब त्वचा पीत वर्ण की हो जाती है तो उस रोग को कामला कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने बताया। त्वचा जो छूने पे कैसी लगती है उसके बारे में देखते हैं कि त्वचा मृदु, ठीक है, कभी कभी सॉफ्ट होती, कठिन हार्ड होती, खुरदुरी रफ, अधिक केशयुक्त, कुछ लोगों में आपने देखा होगा अधिक बाल होते हैं, ठीक है। अल्प केशयुक्त मतलब कि कभी कभी कुछ में देखा होगा आपने कम होते हैं। रोम युक्त, स्निग्ध, रुक्ष, सूखी त्वचा होती है, स्केल्स नजर आते हैं उनकी त्वचा में जिनकी सूखी होती है, रुक्ष होती है। स्वभावतः शीत या उष्ण, पतली या मोटी होती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा की मोटाई प्रत्येक स्थान पर एक सी नहीं होती। मांसल स्थानों पर जैसे नितंब, उदर, मन्या, स्कंध आदि स्थानों पर वह अधिक मोटी होती है और वह कहीं कहीं पे पतली भी होती है, जैसे हस्त का पृष्ठभाग यानी पाम एरिया। यहाँ पे उसके स्वरूप के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले तो उसके अगर आपको एग्जाम में लिखना हो स्वरूप के बारे में तो सबसे पहले आप उसके वर्ण के बारे में लिख सकते हैं। तो जनरली आप लोग क्या क्या देखते हैं? कृष्ण वर्ण देखते हैं, श्याम वर्ण देखते हैं, श्वेत वर्ण की देखते हैं, रक्त वर्ण की देखते हैं और पीत वर्ण की त्वचा देखते हैं। तो ये लिख सकते हैं। अगर टच करने पे किस प्रकार की होती है तो मृदु होती है, कठिन होती है, खुरदुरी होती है, अत्यधिक केशयुक्त, अल्प केशयुक्त, रोम युक्त होती है, स्निग्ध, रुक्ष, कभी कभी शीत या उष्ण भी होती है त्वचा, पतली और मोटी होती है। तो हम लोग भी जानते हैं कि जो त्वचा की जो मोटाई है वो एक जैसी नहीं होती है, कहीं कहीं पे मोटी होती है, कहीं कहीं पे पतली होती है। जैसे पतली कहाँ पे है, जैसे हस्त और पृष्ठभाग आदि, और मोटी कहाँ पे, जैसे नितंब, उदर, मन्या, इन सब जगह पे मोटी होती है। तो इस बारे में आप लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं भेद एवं संख्या, त्वचा के भेद एवं संख्या। तो आचार्य चरक ने त्वचा की संख्या 6 मानी है और आचार्य सुश्रुत ने 7 मानी है। एक कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और यूजी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो कौन किस आचार्य ने कितने प्रकार की भेद माने हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आचार्य चरक हैं, उन्होंने 6 मानी है। तो 6 की संख्या है उदगधरा, अस्रगधरा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। तो ये इनका सबसे इजी है। अगर आपको इनके त्वचा के भेद याद करने हैं तो इन्होंने 6 माने हैं, नंबर याद कर लीजिए 6, ठीक। और ऊपर के 2 नंबर याद कर लीजिए बस, उदगधरा और अस्रगधरा। बाकी तीसरे नंबर पे है तो तृतीया, चौथे नंबर पे है तो चतुर्थी, 5वें नंबर पे है तो पंचमी और 6ठे नंबर पे है तो षष्ठी। आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार की मानी है। तो उन्होंने क्या माना है? अवभासिनी। फिर दूसरे नंबर पे माना है लोहिता, फिर तीसरे पे माना है श्वेता, फिर चौथे पे माना है ताम्रा, फिर वेदिनी, फिर रोहिणी और फिर मांसधरा। तो ये जो सीरियल दिया हुआ है ये ऊपर से नीचे की तरफ दिया हुआ है। मान लीजिए ये त्वचा का सबसे ऊपरी लेयर है, ठीक है। तो ये हो गया अवभासिनी। फिर इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है वो होती है लोहिता, फिर श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा और फिर नीचे मांस आता है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक। तो लेयरिंग दी गई है त्वचा की, उसी के नाम बताए गए हैं। तो ये देखिए आचार्य चरक का तो इजीली याद हो गया, उदगधरा, अस्रगधरा और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। आचार्य सुश्रुत के नाम थोड़े अगर आप लोग को टफ लगते हैं तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो बता दी गई है। फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि आलोष्ता वेरोमा, ठीक है। और जो शॉर्ट ट्रिक अगर आपको उसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो निमोनिक है वो है आलोष्ता वेरोमा, आ से अवभासिनी, लो से लोहिता, श से श्वेता, ता से ताम्रा, वे से वेदिनी, रा से रोहिणी और माँ से मांसधरा। तो अगर भेद और संख्या आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आचार्य चरक ने 6 माने हैं जिनके नाम बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और आचार्य सुश्रुत ने 7 माने हैं जिसके नाम आप निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं त्वचा की मोटाई।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो वैसे तो जो भेद बताए हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे चेंजेस इस वजह से किए हैं कि जो भेद हैं जैसे अभासनी, लोहिता, ताम्रा, इनकी जो प्रमाण है वो इजीली आपको समझ में आ जाए, उसकी जो मोटाई है वो इजीली आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने मोटाई जो है यव और ब्रीहि के बराबर, ब्रीहि के मान में दी हुई है। तो ये ब्रीहि और यव क्या होता है इसके बारे में आपको समझाने के लिए मैंने त्वचा की मोटाई पहले रखा है। अगर आप त्वचा की मोटाई समझ जाएंगे तो फिर बाद में जब त्वचा का डिस्क्रिप्शन देंगे, तो जो भेदवाइज त्वचा का जब डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसमें आपको समझने में ईजी रहेगा। तो श्लोक देखते हैं पहले क्या कहते हैं कि यदेतत् प्रमाणम निर्दिष्टम तन्मांसलेष्व अवकाशेषु न ललाटे सूक्ष्म अंगुल्यादिषु च यतो वक्षत्य उदरेषु ब्रीहि मुखेन अंगुष्ठ उदर प्रमाणम अवगाढ़म विद्येत। तो ये श्लोक क्या कहता है, जिन त्वचाओं के प्रमाण या उनकी मोटाई के बारे में वर्णन किया जाएगा वो केवल मांसल स्थानों की त्वचा है। मतलब कि जो मांसल स्थान में बोला गया कि त्वचाएं मोटी रहती हैं, ठीक है, आचार्य साहब लोग देख चुके हैं वहाँ पे मोटी रहती है, तो वहाँ के प्रमाण के बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ललाट या छोटी अंगुलियों पर जो त्वचा रहती है उसके नहीं। ललाट का मतलब फोरहेड होता है और छोटी उंगलियों की इन पर जो त्वचाएं रहती हैं, ये भी बताया गया जैसे हाथ का जो पृष्ठ भाग है वहाँ पे जो अंगुलियाँ की त्वचा की जो मोटाई है वो पतली रहती है, ठीक है। तो उसकी जो मोटाई है उसका वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ वहाँ की त्वचाओं का वर्णन किया गया है जहाँ पे मांसल स्थान है, ठीक है, जैसे नितंब। तो ब्रीहि का अर्थ यव है। तो यव क्या होता है? यव होता है चावल। अंगुष्ठोदर के प्रमाण या मोटाई 6 यव के बराबर होती है। तो अंगुष्ठ का जो उदर होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका थंब है, ठीक है, और ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसकी मोटाई जो होती है वो 6 यव के बराबर आचार्य ने मानी है। और प्रत्येक ब्रीहि के 20 भाग माने उन्होंने। ऐसे ही कल्पना करके आचार्य सुश्रुत ने प्रमाण बताए हैं। तो उन्होंने ब्रीहि मतलब कि यव का मतलब चावल होता है, तो प्रत्येक चावल के 20 भाग उन्होंने बनाए। उन 20 भागों को काटेंगे, एक ही में जोड़ेंगे तो एक चावल बनेगा। और अंगुष्ठ की उदर होता है, ठीक है, उसको 6 चावल के बराबर माना है। तो अब देखते हैं त्वचाओं के बारे में कि कौन कौन सी त्वचा कितनी मोटी होती है, ठीक है, और उनके क्या कार्य हैं। तो फिर सबसे पहले देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने अवभासनी के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो अवभासनी त्वचा के बारे में देखते हैं। तो श्लोक क्या कहता है देखते हैं। सबसे पहले कि तासाम प्रथमा अवभासनी नाम या सर्ववर्णान अवभासयति पंचविद्यां च छायां प्रकाशयति सा ब्रीहि 18 भाग प्रमाण सिद्म पद्मकांटक अधिष्ठान। तो ये श्लोक क्या कहता है, इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग कि तासाम प्रथमा अवभासनी नाम, तो प्रथम अवभासनी नामक त्वचा है। या सवर्णान अवभासयति, मतलब ये इसमें जो सभी वर्ण हैं, त्वचा के जितने वर्ण हैं इसी में दिखते हैं, क्योंकि ये सबसे सुपरफिशियल लेयर है बॉडी में, स्किन में, ठीक है। इसी के नीचे अन्य जो लेयर्स हैं वो हैं, और फिर उसके बाद ऑर्गन्स और मसल्स हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन्स हैं या फिर बोन्स आती हैं, ठीक है। तो जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है जो हमें दिखती है, इसी में सारे जो वर्ण हैं उसे दिखते हैं, और उसे ही अवभासनी बोला गया है। पंचविद्याम च छाया प्रकाशयति, मतलब कि यह 5 प्रकार की छाया को प्रकट करती है। सा ब्रीहि 18 भाग प्रमाण, मतलब कि 18 मतलब कि 18 ब्रीहि मतलब चावल, ठीक। तो यह चावल के 18वें भाग के समान मोटी होती है। मतलब कि एक चावल लेंगे, उसको 18 भागों में तोड़ देंगे, तो जो 18वां भाग होगा उतनी मोटी ये त्वचा होती है। और सिद्म का पद्मकंटक अधिष्ठाना, मतलब कि इस त्वचा में सिद्म और पद्मकंटक आदि रोग होते हैं। मतलब कि इस त्वचा में अगर किसी प्रकार से विकृति आ जाए तो सिद्म और पद्मकंटक जैसे रोग उत्पन्न होते हैं।
फिर देखते हैं दूसरी त्वचा के बारे में जो है लोहिता। यह शरीर की दूसरी त्वचा है, दूसरे मतलब कि दूसरी सुपरफिशियल लेयर है। सर्वप्रथम होती है अभासनी, फिर इसके बाद जो दूसरी आती है वो होती है लोहिता। तो देखते हैं श्लोक देखते हैं। द्वितीय लोहिता नाम ब्रीहि षोडश भाग प्रमाणा, मतलब कि यह चावल के 16वें भाग के बराबर मोटी होती है। तितकालक न्यक्ष व्यंग अधिष्ठान, मतलब कि अगर इसमें किसी प्रकार की विकृति आ जाए तो ये तितकालक न्यक्ष और व्यंग आदि रोग उत्पन्न करती है या फिर इनके जैसे रोग उत्पन्न करती है। सर्वप्रथम हो गया भासनी, ये उसके नीचे वाली लेयर है जो कि नाम है लोहिता। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग तृतीय लेयर जो है श्वेता। तृतीय श्वेता नाम, तीसरी त्वचा का नाम श्वेता है। ब्रीहि द्वादश प्रमाणा, मतलब कि यह चावल के 12वें भाग के बराबर मोटी रहती है। चर्मदल अजगल्ली मशक अधिष्ठाना, मतलब कि अगर इसमें किसी प्रकार की विकृति आती है तो क्या होता है, चर्मदल होता है, अजगल्लिका और मशक, ये रोग उत्पन्न होते हैं। ये जो है श्वेता जो है इन्हीं का स्थान, इन्हीं रोग का स्थान है। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर चौथी लेयर है, चौथी जो त्वचा है वो है ताम्रा। तो देखते हैं कि चतुर्थी ताम्र नाम, मतलब कि चौथी त्वचा ताम्रा नाम की है। ब्रीहि अष्टभाग प्रमाणा, मतलब कि यह चावल के 8वें भाग के बराबर होती है। विविध किलाश कुष्ठ अधिष्ठाना, और इस लेयर में, ठीक जो चौथी लेयर है, इसमें अगर हो जाए विकृति हो जाए तो उसमें किलाश और कुष्ठ रोग जैसे रोग उत्पन्न होते हैं या किलाश और कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी लेयर बताई जा रही हैं, जो भी त्वचा की जो लेयर बताई जा रही है उसमें 2 या 3 रोग ही एग्जाम्पल में दिए गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है, और भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आचार्य सुश्रुत ने फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कि तो आचार्य सुश्रुत ने जो ये 2 या 3 रोग बताए हैं तो वो उन्होंने सारे रोगों को ना बता करके जो मुख्य रोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो अन्य रोग उत्पन्न होते हैं वो मुख्य रोगों के समानता रखते हैं या फिर उनके जैसे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि ताम्रा को ही देख लेते हैं कि ताम्रा में उन्होंने बताया किसी प्रकार की विकृति आती है तो किलाश और कुष्ठ का अधिष्ठान है। यहाँ पे सिर्फ किलाश और कुष्ठ उत्पन्न होंगे ये जरूरी नहीं है, अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अन्य रोग जो रोग उत्पन्न होंगे वो किलाश और कुष्ठ रोग जैसी समानताएं रखते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ हर जो त्वचा है उसमें 2 या 3 रोगों का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं वेदिनी, पंचमी वेदिनी नाम, 5वीं जो लेयर है वो है वेदिनी। यह चावल के 5वें भाग के बराबर मोटी होती है। ब्रीहि पंच भाग प्रमाणा, मतलब चावल का 5वां भाग। कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना, और इसमें अगर किसी प्रकार की विकृति हो जाती है तो इसमें कुष्ठ और विसर्प रोग होते हैं। छठी लेयर कौन सी देखते हैं? छठी लेयर है रोहिणी। तो षष्ठी रोहिणी नाम, मतलब छठी जो लेयर है वो रोहिणी है। गृही प्रमाणा, सॉरी ये गृही नहीं है, ये ब्रीहि है, तो ब्रीहि लिख लीजिएगा। तो यह चावल के बराबर मोटी रहती है। ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपत गलगंड अधिष्ठाना, अगर इस लेयर में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए तो इसमें ग्रंथि उत्पन्न हो जाती हैं, अपची होती है, अर्बुद उत्पन्न हो सकता है, श्लीपत रोग हो सकता है, गलगंड या फिर इस प्रकार के अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं जो लास्ट लेयर है जो सबसे डीपली रहती है। फिर देखते हैं आचार्य सुश्रुत अनुसार जो सबसे डीप लेयर होती है उसके बारे में। तो इसका नाम है मांसधरा। तो देखते हैं सप्तमी मांसधरा नामा, मतलब कि जो 7वीं लेयर है वो मांसधरा है। ब्रीहि द्वय प्रमाणा, इसकी मोटाई 2 चावल के बराबर होती है। ये जो है, ये जो भी 7 भेद बताए हैं आचार्य ने, उसमें सबसे मोटी त्वचा यही होती है। भगंदर विद्रधि अर्शो अधिष्ठाना, मतलब कि इसमें भगंदर, विद्रधि और अर्श जैसे रोग या अर्श रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गई आचार्य सुश्रुत अनुसार 7 प्रकार की त्वचाएं। अब देखते हैं आचार्य चरक अनुसार।
तो आचार्य चरक क्या कहते हैं देखते हैं। उन्होंने 6 लेयर मानी है, उदक धरा, असरक धरा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। तो मैंने यहाँ नाम ना लिख करके जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको लिख दिया है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो उदक धरा है वह जल को धारण करती है और यह त्वचा के बाहरी मार्ग में होती है। मतलब कि इन्होंने भी जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है उसको बताया है, यह उदक धरा होती है। द्वितीय जो है, जो दूसरी है, वो है असरक धरा, ठीक है। ये असरक को रक्त कहते हैं, रक्त का पर्याय है। यह रक्त को धारण करने वाली होती है। जो तीसरी है, तृतीया है, इसमें सिग्म और क्लास को धारण करने वाली होती है। मतलब कि इसमें अगर किसी प्रकार की विकृति आ जाती है तो ये सिग्म और क्लास का धारण करती है। जो चतुर्थी लेयर है, यह दद्रु और कुष्ठ का धारण करती है, यह उसकी उत्पत्ति का स्थान है। तो अगर इसमें किसी प्रकार की विकृति आ जाए तो इसमें दद्रु और कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। जो पंचमी है, जो पंचमी जो लेयर है, वो अलर्जी और विद्युति जैसे रोग की उत्पत्ति का स्थान है। षष्ठी त्वचा के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य कि यह वह है जिसे काटने या कटने से अंधेरा छा जाता है, और ऐसा अंधेरा छाता है कैसा, जैसे अंधे के सामने छाया अंधेरा, ठीक। मतलब कि यह त्वचा जब कट जाती है तो व्यक्ति जो है वो, उसकी नज़रों के सामने अंधेरा छा जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और इस त्वचा के आश्रयभूत काली लाल स्थूल मूल वाली अत्यंत दुष्चिकित्स फुंसियाँ पर्वों पर उत्पन्न होती हैं। इस त्वचा में कैसे कैसे इसमें फुंसियाँ उत्पन्न होती हैं जिनकी चिकित्सा आसानी से नहीं की जा सकती। स्थूल मूल काली लाल ऐसी जो फुंसियाँ हैं वो उत्पन्न होती हैं, ठीक। तो अगर आता है तो आप ये इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको आंसर शीट में लिख सकते हैं। ये छोटे से 2 मेन पॉइंट है षष्ठी त्वचा के, ये भी लिख सकते हैं। और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में 2-2 रोग याद कर लीजिए। उदक धरा सबसे पहले जल का धारण करती है। असरक के नाम में ही लिखा हुआ है, असरक मतलब रक्त का धारण करती है। तीसरी जो लेयर है वो सिग्म क्लास, चौथी जो लेयर है वो दद्रु कुष्ठ, पांचवी जो लेयर है वो अलर्जी और विद्युति, और जो सबसे डीप लेयर है षष्ठी त्वचा है, उसके कटने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं त्वचा का पंचभौतिक संगठन। त्वचा का पंचभौतिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं देखते हैं कि त्वचा पंचभौतिक है। हम सभी पंचभौतिक सिद्धांत के अनुसार ये जानते हैं कि कोई भी जो तत्व है पृथ्वी पे बना हुआ, सृष्टि पे उत्पन्न हुआ, वो पंचभौतिक होता है। और उसमें एक गुण जो होता है वो प्रधान होता है और जो बाकी अन्य गुण होते हैं वो गौण होते हैं। तो जो गुण प्रधान होता है, जो तत्व है, जो द्रव्य है, वो उसी के गुण और कर्म को धारण करता है, ठीक है। तो उसी के अनुसार देखते हैं कि त्वचा पंचभौतिक है और त्वचा में 5 महाभूतों के लक्षण या गुण दिखते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम त्वचा को पंचभौतिक कहते हैं। त्वचा में स्पर्श का ज्ञान कराने वाला इंद्रिय है, इसीलिए इसे स्पर्शन इंद्रिय भी कहा जाता है। और स्पर्श ज्ञान वायु से ही होता है, ये भी बात है, इसीलिए वायु महाभूत की प्रेजेंस से यहाँ पे सिद्ध होती है। प्रभा, वर्ण, ये सब जो है ये अग्नि तत्व से बने हैं, तो अग्नि महाभूत की जो प्रेजेंस है यहाँ पे प्रूफ होती है। जो अनगिनत छिद्र तथा लोमकूप हैं वो आकाशीय हैं, आकाश महाभूत की प्रेजेंस को बताते हैं। और जो रस, रक्त, लसिका, स्वेद आदि रहते हैं वे सब आद तत्व के बने हैं, मतलब जल महाभूत के बने हैं। और तथा चर्म, केश, रोम, श्रमशु ये पार्थिव हैं, ये तो पृथ्वी महाभूत के हैं। तो जो त्वचा में जो 5 गुण या कर्म हैं, तो इसमें पंच महाभूतों के अनुसार है, उसका वर्णन किया गया। ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आता भी है कई बार। तो क्या लिखना है, जैसे कि मान लीजिए स्पर्श का ज्ञान कैसे होता है, वो वायु महाभूत के द्वारा होता है। प्रभान, वर्ण जो आदि है वो अग्नि महाभूत से होते हैं। जो अनगिनत छिद्र हैं वो आकाश महाभूत के द्वारा होते हैं। रक्त, लसिका, स्वेद ये सब जो हैं ये जल महाभूत मतलब आप तत्व के बने हैं। और चर्म, केश, रोम, श्रमशु, ठीक, जैसे चर्म मतलब जो स्किन है, केश हो गया, रोम हो गया, श्रमशु हो गया, ये सब पार्थिव मतलब पृथ्वी महाभूत के हैं। फिर देखते हैं उसके बाद त्वचा के कार्य।
ठीक है, त्वचा की क्या उपयोगिता है आयुर्वेद में या शरीर में, तो इस पर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन किस तरह से आता है कि त्वचा के कार्य का वर्णन करिए, या फिर आयुर्वेद में त्वचा की क्या उपयोगिता है, प्रयोजन क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। तो अगर प्रयोजन आता है तो आप उसके पंचभौतिकत्व को लेकर के लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद त्वचा के कार्य लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि शरीर में त्वचा किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में बताएं। तो देखते हैं क्या बोलते हैं कि शरीर पर वायु, सूर्य की उष्णता, शीत मतलब ठंड, इसका नित्य प्रति आघात तथा प्रभाव होता रहता है। मतलब जो बॉडी है उस पर मौसम की मार पड़ती रहती है, शुद्ध हिंदी में जो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो। वायु, सूर्य की उष्णता, सूर्य से गर्मी, ठंड के मौसम में ठंड, इसका नित्य प्रति आघात तथा प्रभाव होता रहता है। और उन सबसे शरीर की रक्षा करना ही इस रक्षक आच्छादन का कार्य है। तो आच्छादन से क्या लिया गया है यहाँ पे, जो आच्छादित कर देता है, जैसे ओढ़ लेता है। तो शरीर जो त्वचा है वह इन सबसे जो शरीर की रक्षा करता है, और यह शरीर तथा शरीर के अंदर जो अंग प्रत्यंग है उसकी सुरक्षा करती है। त्वचा के ये कार्य हैं। इसके कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे स्पर्श का ज्ञान, शीत उष्ण आदि का ज्ञान कराती है। शोषण करना, मतलब त्वचा में स्थित जो असंख्य छिद्र द्वार हैं और त्वचा पर लगाए गए स्निग्ध और द्रव्य हैं उनका ग्रहण करना, ठीक है, उनको ग्रहण करती है। फिर उसके बाद स्त्रवण करना, मतलब कि सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? स्नेह, त्वचा की स्नेह ग्रंथियों से एक स्निग्ध द्रव पदार्थ का स्त्रवण होता है, जिससे त्वचा को स्निग्ध रखा जाता है। सिक्रीट करती रहती है जिससे जो त्वचा है वो स्निग्ध रहती है, ठीक। निःसरण करना, मतलब एक्सक्रीट करना, तो स्वेद रूपी मल का निःसरण त्वचा करती रहती है। तो ये त्वचा के कार्य हो गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज इस तरह से त्वक शरीर जो चैप्टर है, टॉपिक है, कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इसके शॉर्ट फॉर्म निमोनिक है उसका जो अलग वीडियो बनाया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमने देखा, जो 7 त्वचा हैं उसमें मुख्यतः मोटाई और उसमें उत्पन्न होने वाले रोग और उसकी नंबरिंग दी गई है। उसके बारे में भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहाँ से ये देख सकते हैं, वो इजीली आपको याद हो जाएंगे। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आपके दिमाग में कोई और अगला टॉपिक चल रहा है, किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, तो प्लीज़ हमें बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।